नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट और ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले की वीडियो में हमने समाजवादी विचारधारा का अर्थ, उसके मूल सिद्धांत तथा उसके गुण अवगुण या उसकी समालोचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नई, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, उस विचारधारा का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रजातांत्रिक समाजवाद। प्रजातांत्रिक समाजवाद का समझने से पहले हमें समाजवाद के विकास के जो अनेक रूप विश्व के सामने आए उनमें ही देखने को मिलता है, जिसमें प्रजातांत्रिक समाजवाद भी आया, वैज्ञानिक समाजवाद भी आया, फेबियन समाजवाद आया, श्रेणी समाजवाद आया। उन्हीं में से एक है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसके इतिहास को अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स के बाद समाजवादी जो विचारधारा थी वो दो भागों में बट गई, या दो भागों में या दो विचारधाराओं में विकसित हुई। एक थी क्रांतिकारी समाजवादी व्यवस्था और दूसरी थी विकासवादी समाजवादी विचारधारा। क्रांतिकारी समाजवाद हिंसा में विश्वास करता है। अराजकतावाद और श्रमिक संघवाद भी क्रांतिकारी समाजवाद के ही रूप माने जाते हैं। जो विचारधाराएं शांतिपूर्वक एवं वैध तरीकों से सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं उन्हें विकासवादी समाजवाद कहा जाता है। और इनमें से ही जो विकासवादी समाजवादी विचारधारा हैं उनमें ही राज्य समाजवाद, फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद प्रमुख हैं। इनका प्रादुर्भाव मुख्य रूप से इंग्लैंड में हुआ। इसे ही प्रजातांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। इंग्लैंड, भारत आदि देशों के द्वारा समाजवाद को मार्क्सवाद के रूप में नहीं वरन एक अन्य रूप में अपनाया गया और इस समाजवाद के इसी रूप को प्रजातांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना गया। पाश्चात्य समाजवाद या पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था में समाजवाद विकासात्मक और लोकतांत्रिक है। और इसी में हम अगर इसके जो प्रारंभिक प्रमुख विचारक हैं उनमें है R.H. टानी, रेमजे मैकडॉनल्ड, हेराल्ड लास्की, क्लेमेंट एटली, और अमेरिका में नॉर्मन थॉमस व भारत के पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इस विचारधारा के प्रारंभिक विचारक या दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ने में अपना योगदान दिया। 17वीं शताब्दी में जिस प्रकार इंग्लैंड के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में विश्व को संसदीय और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था प्रदान की गई, उसी प्रकार 20वीं सदी में उसके द्वारा आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रदान किया। 1848 में कार्ल मार्क्स और एंजेल्स द्वारा साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, की रचना के बाद से ही समाजवादी विचारधारा समस्त विश्व में तेजी से लोकप्रिय होने लगी। औद्योगिक क्रांति, जिसने कि शहरी श्रमिक वर्ग को जन्म दिया और समाजवादी क्रांति को संभव बनाया, सबसे पहले इंग्लैंड में हुई
इस कारण इंग्लैंड में समाजवादी विचारधाराओं का उदय होना स्वाभाविक था, लेकिन मूल रूप से प्रजातांत्रिक होने और सहमति द्वारा शासन ब्रिटिश जीवन का आधारभूत तत्व होने के कारण दक्षिणपंथी सर्वाधिकारवाद की भांति ही क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारधारा को भी इंग्लैंड में नहीं अपनाया जा सका, क्योंकि इंग्लैंड के इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था में या उनके मानवीय चरित्र में सर्वाधिकारवाद या क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारों का ज़्यादा महत्व या उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए इंग्लैंड ने इसको जो सर्वाधिकारवाद, जिसको फांसीवाद या नाजीवाद या क्रांतिकारी मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड ने उसे नहीं अपनाया। क्रांति की बात ब्रिटिश स्वभाव के प्रतिकूल नहीं, और उसके स्थान पर उनके द्वारा इस विचार को अपनाया गया कि वांछित बदलाव शांतिपूर्वक व लोकतांत्रिक ढंग से किया जा सकता है। इसके अलावा सोवियत रूस, जहाँ पर 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई, उस देश और 20वीं सदी के इंग्लैंड की परिस्थितियों में आधारभूत अंतर रहा है। सोवियत रूस ने समाजवाद की समस्या कृषक समाज के बीच, जिसे प्रजातंत्र का थोड़ा अनुभव था, उद्योगों की स्थापना की, लेकिन इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में समाजवाद की समस्या पर्याप्त शिक्षा, अपेक्षाकृत संपन्न और स्वतंत्र शासन से संबद्ध देशों में विद्यमान औद्योगिक व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ या उनका पुनर्गठन पहले से था। इसके अलावा जब सोवियत रूस में क्रांति हुई, उस समय वहाँ कोई मध्यम वर्ग नहीं था। इंग्लैंड व अमेरिका में समाजवाद के उदय के समय सबल, शक्तिशाली व व्यापक मध्यम वर्ग था, और उनकी समस्या ये थी कि इस मध्यम वर्ग को परिवर्तन के लिए कैसे सहमत किया जाए। तो ये जितनी भी क्रांतियाँ, चाहे वैचारिक क्रांति हो, चाहे हिंसक क्रांति हो, चाहे लोकतांत्रिक तरीकों के शांतिपूर्ण तरीके से क्रांति की जाए, क्रांतियाँ हमेशा मध्यम वर्ग द्वारा ही की जाती हैं, और उनका यही था कि मध्यम वर्ग द्वारा इन क्रांतियों का कैसे संचालन किया जाए। प्रजातांत्रिक समाजवाद का कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं है, और न ही कोई प्रतिबद्ध विचारक। ईसाई धर्म के एक ग्रंथ बाइबल या समाजवाद के विचारक मार्क्स या उनकी रचना साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से भी जाना जाता है, की भांति प्रजातांत्रिक समाजवाद का कोई एक विचारक या कोई एक ग्रंथ प्रेरणा स्रोत के रूप में नहीं है जो सभी समयों के लिए कानून बनाता। विलियम ईवस्टन के शब्दों में, इंग्लैंड में अधिकांश प्रभावशाली समाजवादी विचारक वे रहे हैं जिन्हें दल या शासन में कोई महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी। उनका प्रभाव तो उनकी नैतिक शक्ति व उनकी लेखन शैली के कारण ही था। जिन विचारकों ने लोकतांत्रिक समाजवाद या प्रजातांत्रिक समाजवाद की सामान्य व्याख्या की, उनमें एच.आर. टानी, रैमजे मैकडॉनल्ड, बेट्रिक्स वेब, हेराल्ड लास्की, एटनी डर्बिन, नॉर्मन थॉमस व पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जा सकता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का ये एक इतिहास है कि ये प्रजातांत्रिक समाजवाद इंग्लैंड में किन कारणों से आया, क्योंकि हमने इससे पहले के वीडियो में समाजवादी जो विचारधारा है उसके मूल सिद्धांतों को, उनके सामान्य परिचय को और उसकी गुण और दोषों को समझा। और दोष जितने ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब वो चीज़ सामान्य तौर पर ज़्यादा लोगों के द्वारा अपनाई जाती है, वो या
मनुष्य के विचारों में उसका कहीं न कहीं चिंतन चलता रहता है, तब जाके किसी भी वस्तु हो या कोई विचार हो, उसकी आलोचनाएँ उतनी ही ज़्यादा होती हैं। समाजवाद की आलोचनाओं भी बहुत ज़्यादा रूप में की गई हैं, लेकिन वो आलोचनाएँ भी इसलिए की गई कि वो समाजवाद एक अच्छी विचारधारा है जिसमें समानता और स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। उसमें जो जो सुधार होने चाहिए वो आलोचना के रूप में प्रस्तुत किए गए और उनको सुधारते हुए एक रूप जो सामने आया सबसे बढ़िया, वो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में आया। और ये मार्क्सवादी या वैज्ञानिक समाजवाद का जो दो भाग में विभाजित हुआ था, जिसको विकासवादी समाजवाद है, उस विकासवादी समाजवाद से ही श्रेणी समाजवाद, फेबियन समाजवाद और इनका रूप सामने निकल कर आया और उसी रूपों में और परिवर्तन करके प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना विश्व के राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपनाई गई। प्रजातांत्रिक समाजवाद का अर्थ व परिभाषाओं का अध्ययन प्रजातंत्र व समाजवाद इन दो विचारधाराओं और व्यवस्थाओं का संबंध है। प्रजातांत्रिक मार्ग, जो कि मताधिकार का मार्ग है, को अपनाकर ऐसे समाजवाद की स्थापना जो स्थापना के बाद भी प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही अपने समस्त कार्य करे। यह विचारधारा लोकतंत्र व समाजवाद दोनों को बनाए रखना चाहती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित उदारवादी दर्शन में है, लेकिन राज्य के क्षेत्र के प्रसंग में लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाना चाहती हैं। समाजवाद कोई एक विचार नहीं है, समाजवाद एक कार्यक्रम है और यदि उसे प्रजातांत्रिक तरीकों से क्रियान्वित किया जाए तो वह प्रजातांत्रिक समाजवाद कहलाता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से बताई गई हैं, दी गई हैं, जिनमें पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से न्याय की बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इसकी परिभाषा दी है, उसके अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन वो जन सहमति के तरीकों से हो, न कि शक्ति के द्वारा स्थापित, और न्यायपूर्ण व्यवस्था जो जन सहमति के आधार पर राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी इसको परिभाषित किया है और वो उसने बताया कि प्रजातांत्रिक समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य और पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को अपना लिया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का तात्कालिक लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। संक्षेप में प्रजातांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य एक जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना है जो मानवीय तथा जनतंत्रीय विचारधारा पर आधारित हो और जिसमें व्यक्ति गरिमा और सामाजिक न्याय अक्षुण्ण बने रहें या उनका कोई नुकसान नहीं हो। कार्ल मार्क्स के उपरांत समाजवाद दो विचारधाराओं में विकसित हुआ, क्रांतिकारी समाजवाद और विकासवादी समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद हिंसा में विश्वास करता है। अराजकतावाद और श्रमिक संघवाद भी क्रांतिकारी समाजवाद के रूप हैं। जो विचारधाराएं शांतिपूर्ण व वैध तरीकों से सामाजिक परिवर्तन चाहती हैं, उन्हें विकासवादी समाजवाद कहा जाता है। इनमें राज्य समाजवाद, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद प्रमुख हैं। इनका जन्म मुख्य रूप से इंग्लैंड में हुआ। इसे ही प्रजातांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। इंग्लैंड, भारत आदि देशों के द्वारा समाजवाद को मार्क्सवाद के रूप में नहीं
वरन एक अन्य रूप में अपनाया गया और समाजवाद के इसी रूप को प्रजातांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। पाश्चात्य पाश्चात्य समाजवाद विकासात्मक और लोकतांत्रिक है। इसके विपरीत मार्क्स, लेनिन, स्टालिन के अनुयायियों द्वारा प्रायोजित समाजवाद क्रांतिकारी है। जिन विचारकों ने इस विचारधारा की व्याख्या की है उनमें R.S. टॉनी, मैकडॉनल्ड, लास्की, एटली, नॉर्मन थॉमस जो कि अमेरिकी दार्शनिक और विचारक हैं, तथा भारतीय जो विचारक हैं नेहरू का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। किंतु प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रारंभिक सूत्रधारों में जर्मन विचारक J.K. रॉबर्ट्स जो 1805 से 1875 तक उनका जीवन काल रहा, फर्डिनांड लेस्ले जो 1825 से 1864 तक रहे, तथा एडवर्ड बर्न टाइस्टन जो 1850 से 1932 तक रहे के नाम उल्लेखनीय हैं। गैटले के शब्दों में, यद्यपि रॉबर्टसन और लेस्ले ने यूरोप में प्रजातांत्रिक समाजवाद का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत कुछ किया, किंतु इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण काम एडवर्ड बर्न टाइस्टन का रहा। बर्न टाइस्टन ने मार्क्सवादी दर्शन के विरुद्ध आपत्तियां उठाई। जो पहली आपत्ति उठाई, मार्क्स के इस विश्वास की पुष्टि का कोई भी प्रमाण नहीं है कि पूंजीवाद का नाश शीघ्र ही हो जाएगा। बर्न टाइस्टन ने मार्क्सवादी दर्शन के विरुद्ध जो आपत्तियां उठाई, वो पहली आपत्ति ये थी कि मार्क्स के इस विश्वास की पुष्टि का कोई भी प्रमाण नहीं है कि पूंजीवाद का नाश अति शीघ्र हो जाएगा या जल्दी हो जाएगा। दूसरा जो उनका मार्क्सवादी दर्शन के विरुद्ध आपत्ति थी, वो थी वर्गों का पारस्परिक संघर्ष आना उतना तीव्र नहीं जितना मार्क्स ने चित्रित किया है। वर्गों में जो वर्ग संघर्ष की बात मार्क्सवाद द्वारा बताया गया है वो इतना जल्दी आना स्वाभाविक नहीं है जितना मार्क्स ने उसको बताया है। और तीसरा जो मार्क्सवादी दर्शन के विरुद्ध जो उनकी विरोध था वो है हिंसा के प्रयोग के बिना ही श्रमिक वर्ग की दशा में सुधार हो चुका था। क्योंकि मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष और हिंसा द्वारा समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन हिंसा के प्रयोग के बिना ही श्रमिक वर्ग की दशा में सुधार होना शुरू हो गया था या हो चुका था। और नंबर 4, जो मार्क्सवादी दर्शन की जो आलोचना या आपत्ति बर्न टाइस्टन द्वारा की गई है वो ये है कि यदि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में धीरे धीरे और दृढ़ता के साथ प्रगति की जाए तो स्थायी सफलता की अधिक आशा या संभावना होती है या संभावना है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का दृष्टिकोण मार्क्स के दक्षिणपंथी विचारों की तरह ही है। ये पूर्णतया प्रजातांत्रिक साधनों में विश्वास करते हैं। ये संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण साधनों से ही संपत्ति की गंभीर विषमताओं तथा असमानताओं को दूर करना चाहते हैं। ये गरीबी, अज्ञानता और शोषण का निवारण अनुनय और जन जागृति द्वारा करना चाहते हैं। ये निजी संपत्ति को समाप्त करना नहीं चाहते, परंतु निजी संपत्ति के उन तत्वों को अवश्य ही मिटाना या दूर करना चाहते हैं जो समाज में शोषण, अन्याय और अमानवीय अत्याचारों को जन्म देते हैं। ये सामाजिक न्याय, अच्छे जीवन, स्वतंत्रता, समानता और विश्व शांति की मांग करते हैं। इस प्रकार से सारांश में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं या लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के जो मूल्य हैं उनको लोक कल्याण में लगाना लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जा सकता है। और इसका जन्म समाजवाद से ही हुआ, इस विचारधारा का जन्म समाजवाद से ही हुआ। वैज्ञानिक समाजवाद जो कि मार्क्स द्वारा स्थापित किया गया वो 2 वर्गों में विभाजित हुआ।
जिसको दक्षिणपंथी जो विचारधारा थे उस रूप में भी लोकतांत्रिक समाजवाद को माना जा सकता है, जो कि विकासवादी समाजवाद के समर्थक थे। और एक जो वैज्ञानिक समाजवाद के दो भागों में से एक भाग था, या मार्क्स के समाजवादी दर्शन के जो पहला भाग था वो क्रांतिकारी समाजवाद था, जो कि हिंसा द्वारा बलपूर्वक अत्याचार पूर्वक पूंजीपतियों को समाप्त करके और समाजवाद की स्थापना वर्ग संघर्ष के आधार पर करना चाहते थे। लेकिन जो दक्षिणपंथी विचारों की है, जो विकासवादी समाजवाद की सोच रही, और उनके आधार पर ही इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में की गई। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोकतांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांतों का या उनकी मान्यताओं का या उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं, और बाहर निकलते वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का आवश्यक रूप से पालन करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।